तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का 5वां लेक्चर है। इसके पहले हमने चैप्टर 4 और लेक्चर जो 4 है उसका पार्ट फर्स्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने चाइना को पढ़ा था। और उसी चैप्टर 4 का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग जापान पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यूपीएससी की बात हो, स्टेट पीसीएस की बात हो, अदर एग्जामिनेशन की बात हो, या फिर अगर किसी एग्जाम में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लोकेशन के साथ साथ अगर मैप इन न्यूज़ या फिर अगर कोई पारंपरिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उन सबको समझने में आपको आसानी मिलेगी। और जितनी भी क्लासेस हो रही हैं और जो भी आगे होंगी, आपको सारे अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन वीडियो पर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से सारी पीपीटी और पीडीएफ और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको वहाँ शेयर कर दी जाएगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग पिछले जो 4 लेक्चर हुए उसमें क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोगों ने जो सबसे पहले क्लास की थी वो एशिया की थी। हमने आपको जो है सबसे पहले इस पूरे कॉन्टिनेंट एशिया का एक ओवरव्यू दे दिया था, जिसमें सब शामिल था। उसके बाद स्पेसिफिक हमने क्लास की थी साउथ ईस्ट एशिया की। जो दूसरा लेक्चर था हमने साउथ ईस्ट एशिया किया था, तो हमने साउथ ईस्ट एशिया भी आपको घुमा दिया और सबसे पहले पूरा एशिया को घुमा दिया। उसके बाद हमने आपको वेस्ट एशिया घुमाया, वेस्ट एशिया लेक्चर 3। और चैप्टर 4 में सबसे पहले हमने आपको चाइना घुमा दिया। तो आपने चाइना के बारे में, उसकी फिजिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, चाहे वो फिजिकल कंडीशन की बात हो, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन की बात हो, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको चाइना के बारे में बताया। अब आज का जो लेक्चर है वो जापान के बारे में है। इसके बाद हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, चैप्टर 5। और फिर उसके बाद पूरे नॉर्थ अमेरिका को कवर करने के बाद चैप्टर 5 में, उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, क्योंकि इससे क्वेश्चन अलग से आते हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्लास का क्रम होगा। तो जैसा हमने अब बताया, पहले हमने आपको एशिया घुमा दिया, एशिया पूरा ओवरव्यू दे दिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया घुमाया, उसके बाद वेस्ट एशिया घुमा दिया, चाइना घुमा दिया है। उसके बाद आपको जापान लेके चलते हैं। घुमाने का सेंस ये है, आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड उसकी फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसकी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए जापान के बारे में देखते हैं। तो ये जापान का पॉलिटिकल मैप है। अब जापान में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसके जो आइलैंड है, होक्काइडो, होन्शु, उसके बाद शिकोकू, फिर क्यूशु, इसका क्रम पूछ लेता है। क्रम कैसे पूछता है? नॉर्थ से साउथ में पूछ लेगा, या फिर साउथ से नॉर्थ पूछ लेगा। यही क्रम पूछता है इसमें, और पिछले कई क्वेश्चन आ ही चुके हैं। और जो सबसे ज़्यादा डेवलप है इसका ये जो शिकोकू वाला एरिया है, ये सबसे ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि यहीं पे देखिए टोक्यो इसकी राजधानी है जापान की। माउंट फ्यूजी एक ज्वालामुखी माउंटेन है, और क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, ये आप सबको अगर ना पता हो तो आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जितनी इम्पोर्टेंट सिटी हैं वो सब यहीं पे है। और चाहे वो हिरोशिमा की बात हो, फुकुओका की बात हो, नागासाकी की बात हो, जहाँ पर परमाणु हमले किए गए थे
अमेरिका के द्वारा। तो सारे इम्पोर्टेंट जो इसके आइलैंड देखा जाए, या सारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइलैंड जो है इसका यही शिकोकू आइलैंड है। अब बात करें जापान की, तो जापान पूरा का पूरा जापान रिंग्स ऑफ फायर में स्थित है। अब रिंग्स ऑफ फायर क्या है? रिंग्स ऑफ फायर और कुछ नहीं, ज्वालामुखी से घिरा हुआ क्षेत्र है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में आपको यहाँ देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, ये पूरा एरिया, पूरा जो देख रहे हैं, ये वेस्ट प्रशांत महासागर है और ये ईस्ट है, महासागर का ईस्ट वेस्ट बता रहे हैं। ये पूरा रिंग्स ऑफ फायर में है। दुनिया की सबसे ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी यहीं पर होती है। एक तो ये पूरे का पूरा आसान क्षेत्र है, यहाँ पे आपको अर्थक्वेक मिल जाएगा, अर्थक्वेक और ज्वालामुखी मिल जाएगी, सुनामी आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी। और सुनामी अर्थक्वेक जो आता है, ये सब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो असंतुलन अवस्था में पृथ्वी आ जाएगी, उसके कारण जो आती है भूकंप आ जाएगा, और फिर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही, अर्थक्वेक आने के कारण ही जो है सुनामी आती है। तो ये सब डिजास्टर हैं, नेचुरल डिजास्टर कहा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि जापान में सबसे मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, इन सब का नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ क्रम पूछा जाता है। इसके अलावा डिस्प्यूटेड एरिया की वजह से काफ़ी चर्चा में रहता है। जैसे अब चाइना के साथ जो ईस्ट चाइना सी है या सी ऑफ जापान है, यहाँ पे कुर्ली आइलैंड आप देखेंगे, यहाँ से कुर्ली आइलैंड है। ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है कुर्ली आइलैंड, कुरिल या कुर्ली आइलैंड, ये रसिया के साथ डिस्प्यूटेड है। और इसके अलावा जो आप बात करेंगे, जो आप साउथ चाइना सी की बात करते हैं, साउथ चाइना सी को लेकर कई सारे डिस्प्यूट जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ हैं। जापान के साथ भी चाइना के डिस्प्यूट हैं। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को ये जो लाइन अलग करती है, 38 डिग्री पैरेलल लाइन अलग करती है, 38 डिग्री समानांतर जो है रेखा अलग करती है। अब ये 38 डिग्री समानांतर रेखा है क्या? ये कुछ नहीं, वर्ल्ड वॉर जब सेकंड खत्म हुआ था तो यहाँ पे जो चाइनीज सेना थी और रशिया था, उसने अपना आत्मसमर्पण किया था। ये देखिए यहाँ पर 38 पैरेलल पॉपुलर नेम गिवन लैटिट्यूड जो 38 डिग्री है, जो 38 पैरेलल कहा जाता है, यहाँ से 38 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है नॉर्थ की, इसलिए कहा जाता है। तो ईस्ट एशिया और जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये हमने बात कर ली। लाइन चूजन बाय यूएस मिलिट्री, जहां पर उसने प्लान किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद, यहाँ पर नॉर्थ और जो नॉर्थ का जो पार्ट है इसका, नॉर्थ कोरिया का ये वाला एरिया, ये नॉर्थ कोरिया का, यहाँ पर यूएसएसआर ने अपना आत्मसमर्पण किया था। तो ये 38 डिग्री पैरेलल लाइन कभी कभी न्यूज में रहता है, प्लेसेस इन न्यूज में, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये हम लोगों ने देख ही लिया होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, इसके बारे में हमने देख ही लिया।
फिर अगर जापान की बात करें तो जापान जो है ईस्ट एशिया का पूरा आइलैंड कंट्री है, और जो इसकी सीमा लगती है वो सी ऑफ जापान पश्चिम में, आपको मैप के माध्यम से दिखा देते हैं। ये सी ऑफ जापान पश्चिम में, या ईस्ट सी, एक सेकेंड, अब बात करते हैं। सी ऑफ जापान पश्चिम में, वेस्ट में सी ऑफ जापान, और ईस्ट में आएंगे तो नॉर्थ पैसिफिक हो गया। वेस्ट में आपको यहाँ सी ऑफ कोटक मिल जाएगा, सॉरी नॉर्थ में, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, और साउथ में ईस्ट चाइना सी के साथ इसका जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। तो ये यहाँ पूरा जापान, इसकी बॉर्डर सीमा जो लगती है वो शेयर करता है। इसके बाद बात करें जापान के विस्तार की, तो इसका जो पूरा जापान है वो 5 लार्ज आइलैंड में बटा हुआ है। तो नॉर्थ में हमने बात की, नॉर्थ में होकाइडो की बात की, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और ओकिनावा, ये 5 आइलैंड को मिलाकर जापान कहते हैं। तो इन्हीं 5 क्रम, आपको 5 आइलैंडों को आपको देखना है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, सॉरी, तो नॉर्थ से साउथ जाएंगे, नॉर्थ से साउथ जाएंगे, सबसे पहला आएगा होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु और फिर ओकिनावा। तो आपको अक्सर जो एग्जाम में आता है ये 4 आइलैंड पूछते हैं मेनली, तो आपको ये 4 आइलैंड और एक ये 5 नॉर्थ से साउथ का में याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें जापान के फिजिकल फीचर्स में, माउंटेन की बात करें तो जापान जो है 3 प्लेट का जंक्शन है। इधर से आ जाएगा यूरेशियन प्लेट आ जाएगी, इधर से पैसिफिक प्लेट आ जाएगी, तो हम लोगों ने बात की जापान जो है 3 प्लेट का जंक्शन है। तो इसमें 3 प्लेट, एक सेकंड, वेट, एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हमने बात की जापान जो है 3 प्लेट का जंक्शन है। अब 3 प्लेट के जंक्शन में इसमें पूरा 3 प्लेट शामिल है, इसमें रिज शामिल है, रिज शामिल है और ट्रांसफॉर बाउंड्री शामिल है। इसके अलावा टेक्टोनिक प्लेट शामिल है। तो 3 प्रकार के कटक जो हैं ट्रांसफॉर्मर, ये आके मिलते हैं यहाँ पर। और इसके बाद माउंटेन की, इसके बारे में अगर विस्तार से पढ़ना है तो विस्तार में जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अब इसके बाद माउंटेन की बात करें तो पूरा जापान का 72% जो है पूरा माउंटेन है। माउंट फ्यूजियामा की बात करें तो वहाँ का मोस्ट फेमस माउंटेन है जो टोक्यो के पास स्थित है। माउंट फ्यूजियामा की लोकेशन देखिए, ये फ्यूजी है, यही है माउंट फ्यूजियामा। इसके बाद हम बात करेंगे जापान के फ्यू प्लेन पाए जाते हैं, कुछ प्लेन एरिया जापान में है, जबकि 72% अगर माउंटेन है तो जाहिर सी बात है जो बचे उसमें 18%, एक सेकेंड,
72% अगर माउंटेन ने ऑक्यूपाई किया है, जाहिर सी बात 80% बचे, 18% बचे वो प्लेन होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लेन है वो कांटो का प्लेन है, कांटो का पट्टा आ गया प्लेन है, जो ईस्टर्न कोस्ट होन्शु में स्थित है। और जापान की सिटी के बारे में बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट सिटी है टोक्यो, याकोहामा इसी प्लेन में स्थित है, कांटो के प्लेन में ही जो उनकी इम्पोर्टेंट सिटी है। मोटर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है आपको टोक्यो योकोहामा में मिलेगी। रिवर की बात करें तो स्मॉल और बहुत कम नदियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद आगे अगर जापान के क्लाइमेट की बात करें तो होक्काइडो में लॉरेंशियल टाइप क्लाइमेट पाई जाती है, और उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ जापान है, मतलब उसके अलावा जो जापान है वहाँ पर मानसूनी क्लाइमेट पाया जाता है, टेम्परेट मानसून पाया जाता है, जिसमें चेन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। और अगर वर्षा की बात करें तो साउथ ईस्ट मानसून के द्वारा जापान में वर्षा होती है, साउथ ईस्ट मानसून के द्वारा जापान में वर्षा होती है। नॉर्थ वेस्ट मानसून के द्वारा विंटर में साइबेरिया के प्रभाव के कारण ड्राई विंड का प्रभाव रहता है। नॉर्थ वेस्ट मानसून का जो ईस्ट चाइना सी को बहुत ज़्यादा आर्द्र बना देती है, और उसके अलावा जो है जापान में पूरा समुद्री प्रभाव रहता है, क्योंकि वो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। तो क्लाइमेट भी ज़्यादा कुछ जापान में डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती है। ये हम वर्ल्ड को इन क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड करते हैं। तो 0 से 10 नॉर्थ से साउथ हम हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं, और ये पूरा रीजन रेन फॉरेस्ट का होता है। उसके बाद 10 से 30 नॉर्थ से साउथ हेमिस्फीयर को हम जो किसी भी महाद्वीप का जो ईस्टर्न पार्ट रहेगा, पूर्व या पूर्वोत्तर भाग रहेगा, वो मानसूनी टाइप क्लाइमेट पाए जाएंगे और मानसूनी फॉरेस्ट पाया जाएगा। और जो मिडिल रहेगा वहाँ सूडान टाइप क्लाइमेट पाई जाएगी, और सवाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाएगा। और जो महाद्वीप का पश्चिमी भाग रहेगा वहाँ पर डेजर्ट वेजिटेशन, मतलब पूरा रेगिस्तान पाया जाएगा। कांटेदार या मोटे जो गुद्देदार पौधे होते हैं वो पाए जाएंगे महाद्वीप के पश्चिम में 10 से 30 डिग्री नॉर्थ से साउथ क्रम में। इसके बाद अगर बात करें 30 डिग्री से 40 या 45 डिग्री नॉर्थ से साउथ की बात करें तो महाद्वीप के पूर्व में चीन तुल्य जलवायु प्रदेश या वार्म वेट फॉरेस्ट पाया जाएगा, गर्म आर्द्र जंगल पाया जाएगा। स्टेपी जलवायु जो है महाद्वीप के मध्य में पाई जाएगी। इसके अलावा जो है 30 से 45 डिग्री साउथ या नॉर्थ के में महाद्वीप के पश्चिम में मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाएगा, जिसमें मेडिटेरियन फॉरेस्ट और कुछ झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद अगर बात करें 45 से 65 डिग्री नॉर्थ से साउथ की दोनों हेमिस्फीयर में, तो महाद्वीप के इस अक्षांश पर जिस महाद्वीप का विस्तार होगा उस महाद्वीप के पूर्व में या ईस्टर्न मार्जिन में लॉरेंशियल टूल क्लाइमेट पाया जाएगा, और जिसमें मिक्स्ड फॉरेस्ट का मतलब ये होता है उसमें लॉरेंशियल वाले जो पौधे मिलेंगे वो भी मिलेंगे, और चीन तुल्य जो पौधे हैं वो मिलेंगे, बीच में मिक्स्ड फॉरेस्ट पाया जाता है। और उसके बाद कॉन्टिनेंट का जो मिडिल पार्ट होगा 45 से 65 डिग्री नॉर्थ से साउथ में, वहाँ साइबेरियन टाइप क्लाइमेट पाई जाएगी। और जो वेस्टर्न पार्ट होगा वेस्टर्न मार्जिन में, वहाँ ब्रिटिश तुल्य जलवायु जैसा पाई जाएगी, जिसमें डिसिडुअस या अर्धशुष्क जंगल पाए जाएंगे।
और उसके बाद 65 से 90 डिग्री नॉर्थ से साउथ क्रम में आपको पता है आर्कटिक या पोलर या अंटार्कटिका पाया जाएगा। तो आर्कटिक जो पोलर टाइप क्लाइमेट है वहाँ पे टुंड्रा और मोजेस और लीचेस कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो कुछ ये हो गए वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन का, इनको विस्तार से और पढ़ेंगे हम लोग आगे। अगर भारत की कंडीशन देखा जाए तो भारत का जो विस्तार है वो लगभग 8 डिग्री से लगभग यहाँ से ये यहाँ तक पाया जाता है, 34 यहाँ तक पाया जाएगा। तो अगर हम भारत को यहाँ रखें तो भारत ये इतने में आएगा। तो भारत का जो पूर्वी भाग रहेगा, मतलब अगर भारत का कोई भाग अगर 8 डिग्री के करीब है तो वहाँ पे मानसूनी टाइप क्लाइमेट पाई जाएगी। और अगर यहाँ पाया जाएगा तो वहाँ पे चीन तुल्य जलवायु या वार वेट फॉरेस्ट पाया जाएगा। और बीच में स्टेपी या सवाना टाइप जो है या सूडान टाइप जो है आपको क्लाइमेट पाया जाएगा। और भारत के जो पश्चिम में कहीं कहीं आपको जो है थोड़ा बहुत मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट मिलेगा और हॉट डेजर्ट आपको पश्चिम में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब अगर किसी भी महाद्वीप का, ये महाद्वीप है, महाद्वीप का विस्तार जिस लैटिट्यूड में होगा, जहाँ से जहाँ तक विस्तार होगा, उस महाद्वीप को आपको बीच में ला कर रख देना है। तो उस महाद्वीप के जो है पूर्व में ये क्लाइमेट पाया जाएगा, मिडिल में ये क्लाइमेट पाया जाएगा, वेस्ट में ये क्लाइमेट पाया जाएगा। बस ध्यान रहे उस महाद्वीप का विस्तार जिस जिस लैटिट्यूड के बीच होगा उसी लैटिट्यूड के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर किसी महाद्वीप का विस्तार 65 से 45 है तो 65 से 45 के बीच में उस महाद्वीप को रखने पर ईस्टर्न में लॉरेंशियल टूल, वेस्ट में ब्रिटिश टूल और जो मध्य वाला एरिया और साइबेरियन टाइप क्लाइमेट पाया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे, अभी हमने देख ही लिया टोक्यो को, यहाँ माउंट फ्यूजियामा था और इसमें कुछ हिरोशिमा को लोकेशन देख रही है कि न्यूज में होता है, नागासाकी भी, क्योटो अगर क्योटो, नगोया, इन सब के बारे में पूछा जाए ये किस आइलैंड के पर स्थित है, मतलब जो 5 आइलैंड को मिलाकर जो जापान बना है, तो आप ध्यान रखिएगा ये होन्शु आइलैंड पर स्थित है। इसके बाद बात करें जापान के रिसोर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो आपको पता है वहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि जापान पूरा आइलैंड कंट्री है। तो वहाँ पे तो कोयला और पेट्रोल ऐसा कुछ जो इनलैंड है वो मिलने से रहा, ऐसा कुछ खास रिसोर्स है नहीं, एरिया भी छोटा है। लेकिन जापान में अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर केवल 20% जो लैंड है वो जापान के एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। अब 20% लैंड की जो बात कर रहे हैं वो 20% लैंड कौन सा है, 20% लैंड ये है, बाकी तो पूरा 72% लगभग माउंटेन है। बाकी पूरा 72% माउंटेन है, ये पूरा एरिया पूरा माउंटेन है। तो इसलिए सिर्फ 20% जो है वहाँ के एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। और एग्रीकल्चर में भी जो है वेट पैडी और टेरेस पैडी जो है वहाँ पे होता है। टेरेस पैडी और वेट पैडी जो है वो आपको देखना हो तो टेरेस पैडी सीढ़ीदार होता है जो खेती की जाती है धान में वहाँ पे, और जो वेट पैडी की खेती होती है वो भी एक टेरेस पैडी के समान रहता है, लेकिन वो टेरेस के ना होकर एक पूरा खेत रहता है, उसमें पानी भरकर वहाँ पे धान की रुपाई की जाती है। और इसके अलावा जो है वहाँ पे गेहूँ, सोयाबीन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बेरले, ये सब भी होता है। और जापान में जो ये आउटडोर फार्मिंग के अलावा आउटडोर जो फार्मिंग होती है
आउटडोर फार्मिंग के अलावा, आउटडोर फार्मिंग तो सिर्फ 20% होता है। इसके अलावा जापान की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि वहाँ पे लोग अधिकतर जो है इंडोर फार्मिंग कहते हैं, इंडोर फार्मिंग करते हैं। और इसका विकास काफ़ी ज़्यादा है इंडोर फार्मिंग का, क्योंकि जिसके पास कृत्रिम रिसोर्स जिसके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है वो तो कृत्रिम या आर्टिफिशियल रिसोर्स के पास जाएगा ही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करते रहेंगे। जब उनके पास टेक्नोलॉजी है तो उनका यूज करेंगे ही। टेक्नोलॉजी है, उनके पास पैसा है, तो इन सब का प्रयोग करके वो इंडोर फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर जो इंडोर और आउटडोर के अलावा, और अगर जापान की फूड सिक्योरिटी की बात करें, जो उनका फूड सिक्योर होता है वो सी फूड पर भी डिपेंडेंट ज़्यादा हैं। वो लोग जो अलग से न्यूट्रिशन लेते हैं वो सी फूड के द्वारा लेते हैं। मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो जापानीज है वो सी फूड कहा जाता है। वेजिटेरियन के अलावा, वेजिटेरियन के साथ वो लोग नॉन वेज भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसके बाद जापान पे फिशरीज की बात की जाए या मछली की बात की जाए तो लार्जेस्ट जो फिशरी सेक्टर है इन द वर्ल्ड वो जापान में है। पूरे दुनिया का लार्जेस्ट सी फूड या सी फिशरी प्रोड्यूसर जापान है। अब वो चाहे बात डीप सी फिशिंग की हो, या एक्वाकल्चर की हो, या आर्टिफिशियल जो इंसेनिमेंटेशन होता है उसकी हो, या मॉडर्न हैचिंग की टेक्निक हो, इन सब मामले में जापान जो है बहुत आगे है। अभी पीछे बात की ना हम लोगों ने, जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ सब ये सब उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये सब जो है आर्थिक रूप से काफ़ी महंगे भी हैं। ये आम लोगों के लिए नहीं, आम किसान के लिए नहीं है। और अलग रिसोर्स की बात करें तो जो फ्लरिश फिशरी है वो भी जापान में जो है कोल्ड करंट जो ओशियो और वार्म करंट जो क्यूरोशियो मिलते हैं वहाँ पर जो है पाया जाता है, क्योंकि जापान का जो कॉन्टिनेंट शेल्फ है वो शैलो है और शीतोष्ण वाटर भी है, ऐसा शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, इसलिए जो है पूरे कोस्टलाइन एरिया में वो पाया जाता है। अब कहीं भी पहले आपको हम लोकेशन दिखा देते हैं, एक सेकेंड। ये देख रहे हैं, ये क्यूरोसियो, और यहीं पे होगा। एक सेकंड मैं आपको पूरा मैप दिखाता हूँ। और ओशियो का रन भी वहीं था। एक सेकंड, अब ये जान लीजिए, अगर कहीं पे मछली जो उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए अगर समुद्री मछली का उत्पादन जहाँ हो रहा है, जहाँ वार्म करंट और कोल्ड करंट, वार्म कोल्ड करंट आकर मिलती हैं, तो वहाँ की जलवायु दशा
जो होती है ना तो ज़्यादा गर्म होती है ना तो ज़्यादा ठंडी होती है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर मछली उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। दुनिया में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जैसे ग्रांड बैंक का नाम सुना होगा आपने, ग्रांड बैंक का नाम सुना होगा। यहाँ पर भी कोल्ड और वार्म करंट मिलता है। तो ऐसे ही जब बात इसकी करेंगे वार्म करंट क्यूरोशियो और कोल्ड करंट ओशियो की, यहाँ पे जब मिलेगा तो ये जो क्षेत्र होगा वो टेम्परेट वाटर जोन आ जाएगा, ना तो ज़्यादा गर्म ना तो ज़्यादा ठंडा। और इसके साथ ही पूरा जो है ये आइलैंड एरिया होने के नाते इसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है वो भी काफ़ी चौड़ा होता है। इसके बाद करें मिनरल्स की बात करेंगे तो मिनरल्स में बहुत ज़्यादा मिनरल्स ऐसा कुछ पाया नहीं जाता। तो जापान जो है ज़्यादा डिपेंड रहता है, जो ओवर सी रिसोर्स है उस पर डिपेंड रहता है। 80% एनर्जी जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो सी से पा जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ज़्यादा रिसोर्स वहाँ मिलते नहीं। कोल्ड फील्ड की बात करें तो कोल्ड फील्ड में जापान में जो इनलैंड कोल्ड फील्ड है, एक अकिता कोल्ड फील्ड है, एक निगाता कोल्ड फील्ड है। ये दो कोल्ड फील्ड एरिया हैं जो होन्शु आइलैंड पर स्थित हैं। इसके बाद अगर बात करें पेट्रोलियम उत्पादन की तो जापान जो है सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ पे ऐसा कुछ रिसोर्स है नहीं, तो सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। अब इसके बाद अगर देखिए हमने पहले बात की थी ना, इस मैप की बात कर लें, कुर्ली आइलैंड की बात कर रहे हैं ना, इस पर रशिया भी क्लेम करता है, जापान भी अपना दावा ठोकता है, लेकिन अभी वर्तमान में इस पर रशिया का कब्जा है। चलिए फिर और आगे देखते हैं जापान को। जापान में इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो होक्काइडो जो सबसे नॉर्थ में है उस पे टिम्बर इंडस्ट्री और टूरिज़्म वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि टूरिज़्म और पेपर स्टील जो है स्टील इंडस्ट्री वहाँ पर ऐसे कुछ इंडस्ट्रियाँ हैं। इसके बाद बात करें क्वांटो प्लेन की बात करेंगे, जहाँ पर टोक्यो, क्योटो, टोको, चिबा, कावासाकी, याकोहामा और इन सब का नाम सुन के आपको गाड़ियों का नाम याद आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगे हैं। यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और याकोहामा का जो क्षेत्र है वो वर्ल्ड का फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर है। इसके बाद बात करें नगोया प्लेन की तो नगोया प्लेन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे है। और इसके अलावा नगोया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आगे है, जो जापान का कैपिटल कहा जाता है। नगोया को ऑटोमोबाइल का कैपिटल कहा जाता है जापान का। इसके बाद क्यूशो प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री है। तो ये देखिए क्वांटो का प्लेन हो गया, ये नगोया प्लेन हो गया, किंकी का प्लेन हो गया, क्यूशो का प्लेन हो गया। तो इन सब को आप जो है प्लेसेस इन न्यूज़ में या फिर कोई अगर न्यूज़ में है तो आप कभी कभी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इन सबको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद करेंगे जापान के पॉपुलेशन जोग्राफी, पॉपुलेशन पीपल की बात करेंगे तो जापान में 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन दुनिया का निवास करती है। मोस्टली जो है ईस्टर्न कोस्ट पर रहती है क्योंकि ज़्यादा विकसित है। जापान मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री है इन द वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा जो है नगरीकृत है, क्योंकि छोटा सा क्षेत्र है, पूरा 5 आइलैंड से मिलकर बना है। इसका ये पूरा एरिया 72% जो है माउंटेन है।
माउंटेन क्या, फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन वो धीरे धीरे माउंट फ्यूजियामा के अलावा जो है वहाँ पर जो कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हिली एरिया नहीं है। और इसके बाद ये प्लेन है कुछ, तो पूरे का पूरा ये डेवलप्ड है। अब ये इसकी चाहे प्लानिंग अच्छी रही हो, अब इसके लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तो इतिहास हम नहीं जाएंगे। इसके बाद बात करें इम्पोर्टेंट सिटी की, जापान की, तो इम्पोर्टेंट सिटी सेंटर टोक्यो, क्योटो, चिबा, कावासाकी, याकोहामा, इन सब का लोकेशन हम लोगों ने आके मैप में देख लिया है। अब इसके बाद करेंगे वाटर बॉडीज़ की, जो चाइना और जापान के अराउंड में स्थित है। इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज सी रीजन के नॉर्थ और साउथ क्रम में जाएंगे, तो ओखोटक सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिलीपींस सी, सुलू सी, स्लिबस सी, जावा सी, बांदा सी, अराफुरा सी। इन सबको अगर मैप में देखना हो तो मैप में आपको हम दिखा देते हैं। मैप में देखेंगे तो ये हो जाएगा सी ऑफ जापान, ओखोटक सी जो रसिया से है लगा है। इसके बाद येलो सी हो जाएगा, ईस्ट सी, फिलीपींस सी, ये हो जाएगा सुलू सी, सिल्वस सी, बांदा सी, अरापुरा सागर, ये भी न्यूज़ में रहता है, साउथ चाइना सी। ये पूरी वाटर बॉडीज है। अब इसके बाद बात करेंगे अलग अलग पार्ट में जो हमने वाटर बॉडीज देखी। सबसे पहले बात करेंगे साउथ चाइना सी की। साउथ चाइना सी जो है आर्म है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ चाइना सी को लेकर हमेशा विवाद, हमेशा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि साउथ चाइना सी पर चाइना एग्रेसिवली अपना कब्जा जमाए हुए है या अपना दावा ठोक रहा है, और वो इसी साउथ चाइना सी में स्थित कई आइलैंड को लेकर फिलीपींस या साउथ ईस्ट के एशियन कंट्री के साथ उसके विवाद हैं, इंक्लूडिंग जापान। साउथ चाइना सी जो है ईस्ट और साउथ में वियतनाम, वेस्ट में फिलीपींस और नॉर्थ में आइसलैंड बोर्नियो से स्थित है। अगर इसकी लोकेशन देखना हो तो हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं साउथ चाइना सी। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियरली।
तो बात करें अगर तो साउथ चाइना सी की लोकेशन की बात कर रहे थे तो हमने बात की ईस्ट साउथ में वियतनाम, वेस्ट में फिलीपींस और नॉर्थ में ब्रुनोई है। तो ये है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे है साउथ चाइना सी। तो इसके जो बात की थी हमने, ये वियतनाम, यहाँ पर फिलीपींस आ जाएगा, इसके नीचे है ब्रुनोई। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये है पूरा साउथ चाइना सी का एरिया। यहाँ पे देखिए स्पार्टली आइलैंड है, इसको लेके जो है डिस्प्यूटेड है। पार्सल आइलैंड है, इस पर चाइना अपना कब्जा और फिलीपींस से लेकर इसका विवाद है। तो ये पूरा साउथ चाइना सी का एरिया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बॉर्डरिंग स्टेट और टेरिटरी की। क्लॉकवाइज बात करेंगे नॉर्थ, तो पीपुल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम। क्लॉकवाइज मतलब इसको जो देख रहे हैं नॉर्थ पे, ऐसे घड़ी के छुरी के जैसा हम देख रहे हैं, जो साउथ चाइना सी की बॉर्डर लगता है। साउथ चाइना सी का बॉर्डर ये है। तो ये पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल रिपब्लिक ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनोई, मलेशिया और इसमें लाओस आ जाएगा, वियतनाम आ जाएगा। और साउथ चाइना सी की लोकेशन की बात करेंगे तो ये जो है ताइवान को जो कनेक्ट करता है, ताइवान स्टेट से कनेक्ट करता है, जो ईस्ट चाइना सी, और लुजोन स्टेट है जो फिलीपीन सी को कनेक्ट करता है। और इस कॉन्टिनेंट्स में इस कंटेंट जो है न्यूमरस 16 रीफ, एटॉल्स, आइलैंड, पार्सल आइलैंड जहाँ पे आपको दिखाया, स्पार्टले आइलैंड, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है जो साउथ चाइना सी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करेंगे ईस्ट चाइना सी की। ईस्ट चाइना सी की लोकेशन हम आपको दिखाएं तो यहाँ ये साउथ चाइना सी, तो थोड़ा ऊपर जाएंगे, ये है सी ऑफ जापान, इसके नीचे है ईस्ट चाइना सी। इसके बाद बात करें सेकेंड वाटर बॉडीज की ईस्ट चाइना सी की। ईस्ट चाइना सी जो है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट में मिडिल पोर्शन, और जो फर्स्ट आइलैंड है उसका चैन है, इंक्लूडिंग जापानीज आइलैंड क्यूशू एंड रुक्यू आइलैंड साउथ में, और ताइवान, इन सब का ये चैन है, इनसे जुड़ा हुआ है, इस सबको मिलाकर बना है। इसके बाद बात करेंगे येलो सी की। तो येलो सी की लोकेशन ये है, नॉर्थ कोरिया के कहा जाए तो साउथ वेस्ट में। येलो सी इज a marginal sea in western Pacific Ocean located between China and Korea, ये चाइना, ये कोरिया, and considered northwestern part of East China Sea, northwestern part of East China Sea। तो ये आज का लेक्चर रहा जापान का। एक बार फिर हम लोग दोहरा लेते हैं कि जापान में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जापान में पूछा जाएगा नॉर्थ से साउथ क्रम में या साउथ से क्रम में विस्तार। सबसे पहले होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो इन सब चीज़ों का नॉर्थ से साउथ क्रम में विस्तार, साउथ से नॉर्थ क्रम में विस्तार। और उसके अलावा जो है टोक्यो, नगोया, इन सब चीज़ों की लोकेशन आपको देखनी है। और इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, साउथ चाइना सी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। साउथ चाइना सी में जो है ये पार्सल आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड और ऐसे जो छोटे छोटे आइलैंड हैं जो चाइना और फिलीपींस या साउथ ईस्ट एशिया के साथ डिस्प्यूटेड है, उन जो न्यूज़ में रहती हैं उसको आपको ध्यान रखना है। येलो सी के बारे में आपको लोकेशन ध्यान रखना है। ओखोटक सी कहाँ है, क्यूरोसियो जो है वार्म करंट या ओहियो वार्म, क्यूरोसियो जो कोल्ड करंट, ओहियो वार्म करंट कहाँ है, इन सब की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है।
उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे वाली क्लास चैप्टर 5 नॉर्थ अमेरिका का होगा पार्ट फर्स्ट इसलिए कि पहले नॉर्थ अमेरिका को, जैसे हमने पहले एशिया देखा था, फिर उसको सेक्शन वाइज देखा था, साउथ ईस्ट एशिया देखा था, फिर वेस्ट एशिया देखा था, उसके बाद अब भारत को हम अलग देखेंगे। उसी प्रकार पहले हम लोग जो है पूरा अमेरिका देख लेंगे, उसके बाद ये पूरा अमेरिका देख लेंगे, उसके बाद हम लोग यूएसए को देखेंगे। और आगे आने वाली क्लास में एनसीईआरटी की बेसिक क्लास जल्दी शुरू होने वाली है, जिसमें तमिलनाडु बोर्ड में जो मैटर दिया गया है, जो काफ़ी अच्छे मैटर हैं। एनसीईआरटी से कुछ मामलों में तमिलनाडु बोर्ड भी अच्छा है, जैसे ज्योग्राफी में उसके जो मैप हैं और जो फिगर बेस्ड हैं, वो मुझे जहाँ तक लगता है एनसीईआरटी से अच्छा है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हों तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाले लेक्चर को